हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? क्या हाल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लवली मॉर्निंग। तो आज फिर से हम लोग एसएससी मॉक टेस्ट नंबर 7 जय जोहार की बात करने वाले हैं आज, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, अभी रेलवे का पेपर चल रहा है और जब एसएससी की शुरुआत होगी, जब सीएचएसएल की या एमटीएस, तब आपको जैसे अभी आप मैं कहता हूँ ना, रेलवे में कम से कम 30 से 35 या 30 बिना नेगेटिव, लेकिन एसएससी में आपको कम से कम एटलीस्ट 22 सवाल सही करने पड़ेंगे। कम से कम 22 सवाल, इसलिए ना क्योंकि अब सीएचएसएल में एक एग्जाम है केवल, इसके बाद है एमटीएस के साथ भी वैसा ही स्थिति है। तो आप जितना कट ऑफ लेकर आते हो एसएससी में, उतना आपके लिए बेटर होगा आपको नेक्स्ट लेवल पास करने में। उतना नेक्स्ट लेवल होगा, उतना फायदा होगा आगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स जुड़ते नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग होते हैं, केवल क्वालिफाइंग होते हैं डिस्क्रिप्टिव। इसीलिए अभी से ही सीएचएसएल और एमटीएस में जबरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। और जीएस के साथ एक सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि ये टाइम कम लेगा आपको पेपर में, क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं और जीएस 25 सवाल मुश्किल से अगर देखें तो 10 से 15 मिनट में साफ हो जाएगा। क्योंकि आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये फायदा आपको जीएस के साथ नजर आएगा पेपर में, है ना। नहीं, उसमें क्वालिफाइंग है बच्चे, कट ऑफ नहीं आता, उसमें क्वालिफाइंग है ना। एमटीएस 90 मिनट होता है? अच्छा बेटा, कौन से एमटीएस की बात करते हो, एसएससी वाला या फिर कोई और? भाई मैंने तो जब पढ़ाया है, वो तो एसएससी एमटीएस का 60 मिनट होता है। कौन से एमटीएस की बात करते हो भाई? एमटीएस 90 मिनट है? अच्छा, पक्का? भाई किसकी बातें कर रहे हो? एसएससी एमटीएस की? अच्छा चलो, उसको भी देखते हैं, पहले क्लास कर लेते हैं, है ना। बेटा डीआरडीओ एमटीएस की बात कर रहे हो या एसएससी एमटीएस की बात कर रहे हो? हम्म। एसएससी एमटीएस 90 मिनट की है? ओके, चलो ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन 150 होगा, 150 क्वेश्चन होगा। चलो खैर छोड़ो, देखते हैं। चलो ठीक है, देख लेंगे, है ना। 6th फेज के लिए कुछ कीजिए। अरे यार क्या करना है, पढ़ना आपको है ना। चलिए देखिए आगे। तो ओवरऑल सीजीएल, सीएचएसएल और सीजीएल आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं जीएस के, है ना। कितने मिलते हैं? 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अच्छा ठीक है, चलो 90 मिनट मान लिया, 90 मिनट। फिर भी 90 मिनट में 100 सवाल एमटीएस का, और सीएचएसएल 60 मिनट में 100 सवाल। तो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे, भाई किस स्पीड से आप काम करते हो, किस स्पीड से आप बनाते हो। क्योंकि क्वेश्चन बनाना नोट अ बिग डील, मेन है आप एक्यूरेसी कितना है, मेन है एक्यूरेसी कितना सही कितना करते हो आप। देखो मेरी क्लास में जब आते हो ना, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि रॉकेट के नोक पे बैठ के ना आए ना, तो फिर आप रिकॉर्डेड मोड में देख लिया करें। सुबह सुबह इरिटेट ना करें प्लीज,
सुबह सुबह प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इरिटेट ना करें, रॉकेट के नॉक पे ना बैठ के आए, है ना तो फिर वही होगा कि शुरुआत से मुझे चैट बॉक्स ऑफ रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि कितना कीमती समय, मुझसे बेहतर नहीं जान सकते हो कि कितना कीमती समय है। क्यों? क्योंकि जैसा आपको छोड़ूंगा 9 बजे से क्लास है हमारी। एक से एक इंसान मिलेंगे भाई। देखो, जो बच्चा ने सब्सक्रिप्शन लिया है कल, भाई उसको बता दें रेलवे वाली क्लास हमारी 11:05 में होगी, और जो बच्चे ने एसएससी लिया है वो क्लास हमारी 12:30 बजे। और मुझे फॉलो कर लेना, सारा शेड्यूल दिख जाएगा कि मेरी कौन कौन सी क्लास होनी है ना, 11:05 वाले भी और 12:30 बजे वाले भी। और इसी में यूपीएसआई को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि यूपीएसआई की जो टीम बनाई गई अभी जीएस की, हिंदी की या मूल विधि की, यहाँ पे सामने है। और प्रत्येक संडे को कॉम्बेट किया गया है, एसएससी कॉम्बेट, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सको। बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। बस करना क्या है, आप कोड डाल के इनरोल कर लेना अपने आप को, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगना। प्रत्येक 2 बजे संडे को, है ना। और जो क्लास मैंने कहा थ्योरी, वो 12:30 बजे एसएससी अपीयर देख सकते हो, जो 8 मार्च से शुरू हुआ है, पॉलिटी भाई। जब भी आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना, कोड बाबा टेन के साथ ज्वाइन कर सकते हो, है ना। डैश पब्लिशेस इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण डैश प्रकाशित करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या कैग? सवाल नंबर 1। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एग्जाम के 4 दिन पहले होगा, परेशान ना होना, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, अब जरा बता दो ये कब आएगा? बजट के पहले, बजट के बाद? बजट के 1 दिन पहले, बिफोर बजट। बजट के 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी की जाती है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। जो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है ना। तो आर्थिक मामलों का विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से ठीक पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, और यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। सवाल नंबर 2, विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया गया है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान या 9th 5 ईयर प्लान? सवाल नंबर 2। देखो, पहला दूसरा तो ऐसे ही निकाल देते आप, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्री पे जोर दिया गया, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। और 8th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका पीरियड जरा बताइए, 8th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या है? 8th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या होगा, जल्दी? 1992 टू 1997। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अरे यार, कैसी बातें करते हो भाई। अगर आप तैयारी करते हो तो ग्रुप डी के लिए है, रेलवे के लिए है। अब क्वेश्चन बता के आएगा कि मैं ग्रुप डी में आने वाला हूं, मैं रेलवे में आने वाला हूं। भाई, जब आप तैयारी करते हो तो जीएस को आप बांध नहीं सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि उसके लेवल अलग अलग होते हैं। अब देखो, समझना कि 1992 ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, न्यू
इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, नई आर्थिक नीति आती है। और नई आर्थिक नीति में जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने मनमोहनिज्म थ्योरी कहा जाता है, जिन्होंने एलपीजी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी हमने अपने इकोनॉमी को बिल्कुल ग्लोबलाइज कर दिया और वर्ल्ड के इकोनॉमी से हमने क्या किया, रिश्ता जोड़ लिया। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये हमने यूएसएसआर से लिया और अभी ये यूएसएसआर में बंद है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें 1951 से 56 है और ऑलवेज इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे। तो 5 ईयर प्लान की जगह पे बदले में अभी नीति आयोग लाया गया। इसे कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को लाया गया और इसके भी चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। एक एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो हमेशा मुहर लगाती है इस पे, तो प्लानिंग कमीशन पे या नीति आयोग पे लगाएगी, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। और ये इनके भी प्राइम मिनिस्टर, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा किस अमेंडमेंट से लाया गया, तो मेरे लाल, मेरे पीले, काले, ब्लू, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? संवैधानिक संस्था है क्या? जब संवैधानिक संस्था है ही नहीं तो अमेंडमेंट काहे की? जब संवैधानिक संस्था है ही नहीं तो अमेंडमेंट काहे की? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 5 ईयर प्लान और नीति आयोग। हवा में ना खुद से एनालाइज ना करो, सोचा करो कि क्या क्वेश्चन कह रहे हो, है ना। हाँ, तो बेटा पता रखना पड़ेगा ना। गैर संवैधानिक है बच्चे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिस समय पढ़ाएंगे प्लानिंग कमीशन, उस समय आओगे नहीं। मैंने कई बार 5 ईयर प्लान पढ़ाया, कई बार। एक काम करते हैं, इस बार सैटरडे को 5 ईयर प्लान थ्योरी, 5 ईयर प्लान थ्योरी विथ एमसीक्यू। ठीक है, डन रहा। ठीक है, बस भूलना मत। आगे देखो, तो जो इसकी अवधि 1992 से 97 तक थी। इस योजना में नहीं, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, है ना। टाइमिंग बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी? किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? डीपीए स्पीच, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, या यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। सवाल नंबर 3। देखो, सवाल को समझे नहीं। विशेष बहुमत, दैट मीन्स 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है। अब देखो, जो संसद को चलाने के नियम, भाई इसमें कुछ संशोधन है ही ना। हम बैठेंगे आराम से, बातें करेंगे और आसानी से पास करवा लेंगे। नए राज्य का गठन, इसमें आम वोटिंग होती है, आम बहुमत। आम बहुमत दैट मीन्स 50% +1 जिधर जाएगा वो पास हो जाएगा। संसद में अंग्रेजी भाषा ये तो है ही। अब ये देखते हो, राज्य के डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें 39A अब जोड़ा गया, कई सारी चीज जोड़े गए। जो अब देख सकते हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। तो ये कैसा अमेंडमेंट हुआ, चर्चा कराई गई और 2/3 बहुमत से पास हुआ है, तभी जुड़ा है। दैट मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के लिए किसे चाहिए? डीपीएसपी, है ना।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य को सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनाने के लिए दिशा निर्देश है, जिसके तहत नागरिक अच्छा जीवन जी सकता है। इसे तभी अमेंड कर सकते हैं विशेष बहुमत से, यानी 2/3 से। Which of the following do not participate in election of the president? कौन राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा में चुने हुए सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। सवाल नंबर 4। देखो, मैंने कई बार पढ़ाया है, जब भी राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे एक मंत्र याद रखना, इलेक्टेड। जैसे इलेक्टेड याद रखते आप सीधा निकाल देते, इसे बाहर कर देते, कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो अब इलेक्टेड में कौन कौन? पार्लियामेंट प्लस विधानसभा प्लस विधानसभा। अब पार्लियामेंट में लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, तो कहानी खत्म हो गया। बट राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और विधानसभा में जो 1 एंग्लो इंडियन था, इसे कहानी खत्म हो गई 104 संशोधन अधिनियम से। ये जीएससी क्लास है क्या? नहीं भाई, ये जीएससी क्लास नहीं है बच्चे, मैं यहाँ पे संस्कृत पढ़ा रहा हूं अभी। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ए भाई, अब मन उब गया मेरा पढ़ाने से। एक काम करता हूं, मैं इस संडे को ना गंगा जाके नहा लूंगा। भाई मेरे जीवन सफल हो गया पढ़ाना, मेरा जीवन बिल्कुल सफल हो गया। मैं गंगा जाके बिल्कुल स्नान कर लूंगा इस बार। अब रांची में तो गंगा है नहीं, स्वर्णरेखा में डुबकी लगाना पड़ेगा। क्या? अरे क्या कहूं मैं, बताओ आप। जब मैं देख रहे हो कि राष्ट्रपति चुनाव है, कहते हो सर ये जीएससी क्लास है क्या? भाई अब बताओ क्या कहा जा सकता है, बताओ। यार अब सोचो, पंडित पूजा कराए और उसे कह दो भैया क्या करा रहे हो? ऐसे कैसे आप बच्चे हैं भाई। राज्य विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, याद रखना। जबकि लिखा हुआ यहां, हे भगवान। इन विच ईयर डिड बाबर इन्वाइडेड इंडिया? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1530, 20, 26, 83। चलो, सुबह सुबह मूड फ्रेश हो गया आप लोग का। नहीं, ऐसे ऐसे 2-4 आने चाहिए कम से कम क्लास में। देखो, अभी जी समझना, 1483 में जन्म होता है इसका, 1530 में मृत्यु होता है इसका, 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध है ना। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। Which of the following metal was not found in हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। सवाल नंबर 6। हाँ शालिनी जी, पीडीएफ मिल जाता है बच्चे इसका। देखो, लोहे का कोई साक्ष्य नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में भी देखें तो ऋग वैदिक में भी नहीं, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें लोहे को श्याम अयस कहा गया, श्याम अयस कहा गया है, श्याम अयस कहा गया है ना। तो लोहे का साक्ष्य हमें मिलता है उत्तर वैदिक सभ्यता में, ना ऋग वैदिक सभ्यता में, ना हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा के लोगों द्वारा लोहे की खोज नहीं की गई थी, क्योंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता था। कैसा था? ब्रॉन्ज एज।
दैट मीन्स कॉपर प्लस टीन। इसलिए इसमें तांबा और कांस्य के कई धातु पाए गए हैं, लोहे की नहीं। हु बिल्ट रेड फोर्ट इन आगरा? आगरा में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सवाल नंबर 7। सच अ लवली प्लेस, बहुत खूबसूरत। अब देखो, जब यहां पे लिखा हुआ है आगरा, तो भी समझ ना पाए, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है ना, वो शाहजहां। ठीक है। एक है पर्ल मॉस्क्यू, इसको मोती मस्जिद बोलते हैं। आगरा में बनाया था कौन? शाहजहां। और दिल्ली में औरंगजेब। दिल्ली में औरंगजेब, है ना, ये याद रखना। तो सम्राट, अब दिल्ली की जो बच्चे कंफ्यूज, अब देख लो। सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1639 को लाल किले का निर्माण शुरू किया, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने का फैसला किया। अब ये मत समझ लेना सर आपने एक्सप्लेनेशन शाहजहां दिया है तो यहाँ पे आपने ऑप्शन आंसर अकबर क्यों दे दिया। तो कुछ बच्चों के शिकायत होते हैं, सर आप एक्सप्लेनेशन तो कुछ और दे रहे हो, आंसर कुछ और दे रहे हो, तो समझ लेना। ठीक है। रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ होम? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 8। बहुत बढ़िया भाई। भारत का न्यायाधीश का देखियो क्या, कौन सा न्यायाधीश का था, जरा मुझे बता देना। वो 1 रुपए का नोट मुझे भेजना, मैं उसे बिल्कुल शीशे में फ्रेम करके रखवा लूंगा और खर्च ना करूंगा, बिल्कुल कभी नहीं खर्च करूंगा। अगर आपने देखा होगा भारत के न्यायाधीश का सिग्नेचर। 1 रुपये के नोट और 2 रुपये के नोट में अंतर यही है कि 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। इसके बाद जितने सारे नोट हैं वो आरबीआई गवर्नर करते हैं। तो 1 रुपये का नोट और कॉइन्स ये किसके अंदर है? ये बिल्कुल भारत सरकार के अंदर पूरी तरह देख रेख होगा, है ना। तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोट आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षरित होते हैं। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिपाही विद्रोह, सिपोई मिटनी, वास्को ड गामा, ईस्ट इंडिया, वास्को ड गामा भारत पहुंचा, बाबर का जन्म। तो कौन सी घटनाएं पहले हुई है? बेटा क्वांस में सिग्नेचर देखे हो क्या? भाई क्या पारखी नजर है बच्चे की, क्वांस में सिग्नेचर। अच्छा ये बताओ, होली का हैंगओवर तो नहीं हो गया कहीं? बेटा अभी होली टाइम है। अभी मैंने बताया बाबर का जन्म 1483, वास्को ड गामा 1498, सुपर म्यूटनी 1857। निकाल देते, कुछ था ही नहीं सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फारदेस्ट फ्रॉम सन? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस। सवाल नंबर 10। देखो क्या कहा, मैंने कई बार पढ़ाया आपको, फिर भी भूल गए।
अरे बिल्कुल 5-6 पे पढ़े होंगे यार। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट showed us 9 planet। मरकरी नंबर 1 पे, वीनस नंबर 2 पे, अर्थ नंबर 3 पे, मार्स नंबर 4 पे, जुपिटर नंबर 5 पे, सैटर्न नंबर 6 पे, यूरेनस नंबर 7 पे, नेपच्यून नंबर 8। सबसे दूर क्या हो गया? नेपच्यून हो गया। प्लूटो बेचारा कहानी खत्म हो गया। 2006 के बाद से इसे बौने ग्रह के रूप में जानते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं। ये तो हो गया सूर्य से दूरी। लेकिन अगर यही बात करें शेप, आकार की, तो क्या होगा? जे सन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एम स्क्वायर, यानी ये आकार के अनुसार जुपिटर सबसे बड़ा, सैटर्न नंबर 2, यूरेनस नंबर 3, नेपच्यून नंबर 4, अर्थ नंबर 5, वीनस नंबर 6, मार्स नंबर 7, मरकरी नंबर 8, यानी सबसे छोटा मरकरी। क्लियर? बढ़ो आगे। इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 11। ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, अब ये देख सकते हो, जो कोरल, यहीं पे कोरल है, ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट बैरियर रीफ देख रहे हो, ये कोरल सबसे बड़ा कोरल है सर, और यहीं पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, याद रखना। यहीं पे मरे डार्लिंग रिवर है, डार्लिंग मरे रिवर यहीं पे है। बास स्टेट है ना, तस्मा तस्मा यहाँ पे क्या है, बास स्टेट। ये जोग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती। सवाल नंबर 12। और भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुचिकल वाटरफॉल, जो वराही नदी पर है। कहां पे? वराही नदी पे है। जबकि जोग वाटरफॉल, ऑल्सो नोन एज गरसोप्पा, ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी, जो सरस्वती नदी पे है, कर्नाटक में, है ना। जबकि वृद्धगंगा और नर्मदा की बात करें, तो पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी, एमपी की लाइफलाइन, जो अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी बनाते हैं, नर्मदा और ताप्ती, जिसको हैंडमेड बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं, ताप्ती के साथ, तापी के साथ ना। फॉर अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 hours द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सवाल नंबर 13। देखो, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट का समय लगेगा, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट, तो दैट मीन्स 15 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट, दैट मीन्स 2 घंटे। ये कॉन्सेप्ट निकालना था। तो प्रत्येक देशांतर
के बीच का समय 4 मिनट है। इसलिए यदि यह ग्रीनविच में दोपहर 12 बजेगा जो 0 डिग्री है, तो यह दोपहर 12:04 पर 1 डिग्री पर होगा। इसीलिए भारत की लोकेशन 82.5 डिग्री है और 1 डिग्री अभी आपने देखा लॉन्गिट्यूड कवर करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री को कवर करने में 330 मिनट का समय लगता है। दैट मीन भारत जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट अहेड है आगे। ठीक है, जो नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास इंटर करती है। वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? अमीबा अपना भोजन कहां पचाता है? सिडोपोडिया, नाभिक, फूड वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन। सवाल नंबर 14। देखो, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल। अमीबा का ना कोई साइज है ना कोई शेप है, डिफरेंट साइज और शेप नहीं है, बट एक अमीबा है जो पैरामीशियम, पैरामीशियम, वो आपके स्लीपर यानी चप्पल की आकृति की होती है। वो आपकी चप्पल की आकृति की होती है ना। तो अमीबा में भोजन को खाद्य रिक्तिका में पचाया जाता है और भोजन को छोटे टुकड़ों को तोड़ता है ना। यह एक कैसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिका वाला जीव है। ये अमीबा है, ये फूड वैक्यूल्स है, ये देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यूनिसेल्युलर है। हाँ, which contact force is responsible for changing the state of motion of an object? वस्तुओं की गति में बदलाव के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और डिटेल बता दिया करो, इतना जानते हैं तो भाई, जानते हो तो क्यों आते हो? तो यूपीएससी की तैयारी करनी है क्या? मैं यूपीएससी नहीं पढ़ाता बच्चे, मुझे यूपीएससी के लिए आता ही नहीं है, मैं एसएससी पढ़ाता हूँ और एसएससी में से ज्यादा डिटेल नहीं आता है ना। महान व्यक्ति और ज्ञानी पुरुष डिटेल से ना ज्यादा ना आता है। तो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया करो, पहले पहले ना बोलने का तरीका सीखिए सर, ना पहले बोलने का तरीका सीखा जाता है कि मैं अपने गुरु से, मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बात करता हूँ माय डियर। क्योंकि हम लोग भी ना एज ए स्टूडेंट रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी टीचर हैं, है ना। नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं करना, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना। तो घर्षण बल, पेशीय बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत बल। सवाल नंबर 15। इसलिए आप मेरी बात मत मानिए, पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, देखिए कैसे सवाल आते हैं। अगर थोड़े से सवाल ऐसे आते, देख लो रेलवे में कभी ऐसा सवाल कराता नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, वस्तुओं की गति में बदलाव की बात करता है कौन? घर्षण। टार्ट्रिक एसिड इज नॉट फाउंड इन, टार्ट्रिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? टैमरिंड, ग्रेप्स या अनराइप मैंगोज या स्पिनेच, पालक। सवाल नंबर 16। शालिनी जी, वीडियो के पास 3 डॉट बने होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बताओ, इससे आसान सवाल अब क्या बोला जा सकता है? स्पिनेच और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको स्टोन होता है पेट में, तब डॉक्टर टोमेटो और पालक खाने के लिए मना करता है। रीजन बिहाइंड, ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट करता है ऑक्जेलिक कैल्शियम ऑक्सलेट को, कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन है आपके पेट में, उसको ये क्या करता है? बढ़ोतरी करता है ना।
तो टार्टरिक एसिड एक सफेद क्रिस्टलीय द्विध्रुवीय यानी डायप्रोटिक ऑर्गेनिक एसिड है जो कई पौधों में होता है, खासकर अंगूर, केला, इमली में। यह वाइन में भी पाए जाने वाला मुख्य एसिड में से एक है ना। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड एज। अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन, लिगामेंट, न्यूरॉन, एडिपोज। सवाल नंबर 17। तो क्या बोला कि मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स। तो मैंने कहा भी था कई बार कि ट्रिक याद रखा करो इस सब चीज में। एमबीटी याद रखते बन जाता, मसल्स बोन टेंडन, और बीबीएल याद रखते बन जाता, बोन्स बोन्स लिगामेंट्स। तो कुछ नहीं करते, जैसे आप सवाल इस तरह के सवाल आता, मसल्स देखते, बोन्स देखते, टेंडन लगा देते, एम बी टी। वैसे ही जब रहता बोन्स और बोन्स, तो बी बी एल देखते, लगाते, आगे बढ़ जाते, है ना। तो याद रखना ये। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। सवाल नंबर 18। अगर मैं बताऊंगा ना कि आरआरबी जेई में पूछा तो बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए बच्चे कह रहे थे, वो कह रहे हैं, बच्चा मान गया कि कब पूछा था। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना पूछा चुना। तो कैल्शियम ऑक्साइड से आमतौर पर क्विक लाइम या बर्न लाइम के नाम से जानते हैं, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है ना। CaO, हाँ। ट्विडल इज एसोसिएटेड विथ, ट्विडल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। सवाल नंबर 19। तो मेरी कोशिश है, आप देख रहे होंगे कि 25 सवाल में सारे सेक्शन, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, जो एसएससी के सेट में देखने को मिलता है। आप तो टेबल टेनिस, जो चाइना का नेशनल गेम, चाइना का नेशनल गेम। न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सवाल नंबर 20। एनटीपीसी के लिए कुंदन कुछ नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से देख लो, यूएनओ देख लो, खेल जितना अवार्ड है, खेल पुरस्कार देख लो, राजीव गांधी, ये वो दिस दैट, है ना। बीबीटी बच्चा, बीबीटी नहीं था, बीबीएल। बोन्स, बोन्स को जो जोड़ता है वो लिगामेंट है, और मसल्स बोन को जोड़ता है वो टेंडन है। तो न्यूरॉन की बात करें, मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का, जिसमें न्यूरॉन होगा, पीएनएस होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस होगा। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स देखने को मिलता है। Who among the following has received the Best Film Award at the 20th edition of FIFA Awards 2019? आईफा अवार्ड्स 2019 के 20वें संस्करण के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किसने किया है? सोनू के टीटू की स्वीटी, अंधाधुंध, पद्मावत या राजी। सवाल नंबर 21।
क्या था, राजी, है ना। आ जाओ अभी, राज्य मूवी को आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसे आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जगदीप जाफरी, वडिवेलु सेंथिल या केस्टो मुखर्जी? सवाल नंबर 22। भाई 9 बजे क्लास है आपकी वाईफाई स्टडी पे। तो कौन है? जगदीप जाफरी। जगदीप जो जावेद जाफरी के पप्पा, डैडी, उनको सम्मानित किया गया। जगदीप जाफरी ने आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, है ना। हाँ, 16 में। निम्नलिखित में से किसने आईफा अवार्ड्स 2019 के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया? इसलिए आईफा डाल दिया ताकि कोई ना कोई तो क्वेश्चन फंसे। विशाल भारद्वाज, राजकुमार हिरानी, श्रीराम राघवन, संजय लीला भंसाली। सवाल नंबर 23। सुरमा भोपाल, बहुत बढ़िया। राजकुमार हिरानी, है ना। तो श्रीराम राघवन को, ओहो एक मिनट रुकना बच्चे, ओह सॉरी सॉरी, श्रीराम राघवन, है ना, माफी चाहेंगे भाई, माफी चाहेंगे बच्चे। श्रीराम राघवन को किस मूवी के लिए मिला था? तो अंधाधुंध के लिए, अंधाधुंध के लिए, जिसमें आपके जो एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, कौन कौन था एक्टर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना। जबरदस्त मूवी, नहीं। निम्नलिखित में से किसने आईफा अवार्ड 2019 के 20वें संस्करण में एक प्रमुख भूमिका यानी महिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? क्या है भाई, और चलो कोई ना, ये तो दे दिया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लें। लो, लाइट भी आ गई आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लें, है ना। तो आलिया भट्ट को किसके लिए मिला था? राजी मूवी के लिए मिला था, है ना। चलो सवाल नंबर 25 देख लो। कहता है कि किसने वर्ष 2018 के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स के दौरान जलीय जैव रासायनिक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक योगदान के लिए उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्राप्त की है? सैयद वजी अहमद नकवी, अभिजीत मुख बनर्जी, अब्राहम वर्गीज या अरविंद पनगड़िया? सवाल नंबर 25। तो प्रोफेसर सैयद वजी अहमद नकवी को 2018 के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स के दौरान जलीय जैव रासायनिक अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हो अपने अपने स्कोर कहाँ क्या है।
चलिए, ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे जब एग्जाम एसएससी का शुरू होगा तो आपकी जो मार्क्स हैं वो जरूर इनहेंस होंगे, है ना। चलिए, तो अगर आपने ज्वाइन किया होगा मेरे रेलवे वाले बैच तो 11:05 पे रेलवे है, याद रखना। और एसएससी 12 साढ़े 12 बजे। और रेलवे में सीबीटी 2 और ग्रुप डी की तैयारी है, अभी से ही करनी पड़ेगी आपको सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। और प्रत्येक संडे को एसएससी कॉम्बेट याद रखना, दोपहर 12 बजे, प्रत्येक संडे को। बस आपको जो कोड बताया, रेफरल कोड बिल्कुल फ्री, स्कॉलरशिप टेस्ट आप पार्टिसिपेट जरूर करें। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। चलिए, मिलते हैं बच्चे फिर सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। तब तक के लिए शुक्रिया।